Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayama. Welcome you all. आज की ये वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन मेटाबॉलिज्म नंबर 247 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 246 के फुटनोट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट, क्योंकि उसमें रिपीटिशन ऑफ डोजेस स्पेशली एंटीसोरिक सल्फर मेडिसिन का यूज़ इन योर क्लिनिक प्रैक्टिस अपनी डेली प्रैक्टिस में आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स दी हुई है और वो बहुत ज़्यादा टफ अफॉर्गिज्म है, तो इसीलिए उस अफॉर्गिज्म को बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अफॉर्गिज्म नंबर 247, जो अगेन दो एडिशंस में अलग अलग है। 5th एडिशन में भी मैंशन है, 6th एडिशन में भी मैंशन है। हम इसे 6th एडिशन में से करेंगे। क्यों? क्योंकि 5th एडिशन काफ़ी छोटा है, प्लस 6th एडिशन में उसको थोड़ा और डिटेल किया गया है जो 5th एडिशन में बताया गया था, तो इसलिए हम 5th एडिशन का ना करके 6th एडिशन कर लेते हैं डायरेक्टली, तो हमें पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट डिग इनटू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको लाइक करनी है, वीडियो को शेयर करना है अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फिजिशियंस कम्युनिटी के साथ, और सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। So without further ado, let's get dig into this video. Aphorism number 247, 6th edition का क्या कहता है? It is impractical to repeat the same unchanged dose of a remedy once. बिल्कुल impractical है। क्या बिल्कुल impractical है? To repeat the same unchanged dose of a remedy once, not to mention its frequent repetition and at short intervals in order not to delay the cure. बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होता है रिपीट करना उसी सेम डोज को अनचेंज किए हुए सेम रेमेडी का एक बार, नॉट टू मेंशन इट्स फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, उसके फ्रीक्वेंट रिपीटेशन को मेंशन किए बिना। जो वाइटल प्रिंसिपल है, डज नॉट एक्सेप्ट सच अनचेंज्ड डोजेस विदाउट रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो या पढ़ा भी हो तो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर नैश जो है वो हमेशा ये चीज़ में बिलीव करते थे कि आप एक ही सिंगल पोटेंसी जो है उसके 3 डोजेस दीजिए और फिर आप जंप कीजिए टू अ हायर पोटेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 30 दिया है तो 30 की 3 डोजेस आप दीजिए, या 200 दिया है तो उसके 200 के 3 डोजेस दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक के बाद एक दिन पर देना है, बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ 3 डोजेस इंटरवल आप डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द केस कि क्या इंटरवल रहने वाला है, उस हिसाब से आप उसे देंगे। लेकिन पहले आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सेम पोटेंसी को यूज करना चाहिए और उसके बाद आप एक हायर पोटेंसी पे जंप कर सकते हैं, राइट? यहाँ बात हो रही है कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है अगर आप रिपीट करते हैं सेम अनचेंज डोज ऑफ द रेमेडी वंस। किसी भी रेमेडी को, जो आपने एक रेमेडी सिलेक्ट की है, मान लीजिए फेरम मेटालिकम आपने सिलेक्ट की है, सेम अनचेंज डोज अगर आप उसे रिपीट कर रहे हैं तो इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। द वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट such unchanged doses without resistance। तो जो वाइटल प्रिंसिपल है, वाइटल फोर्स जो है वो अनचेंज, बिना चेंज किए डोज को अगर आप वापस रिपीट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। विदाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिए बिना, रोके बिना, दैट इज विदाउट अदर सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन टू मैनिफेस्ट देमसेल्फ देन दोज सिमिलर टू द डिजीज टू बी क्योर्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉक्टर हानमन हमें क्या कह रहे हैं? विदाउट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है ये बताया गया है कि बिना वो बाकी सिम्टम्स लेकर आए उस मेडिसिन के, without other symptoms of the medicine to manifest themselves then those similar to the disease to be cured। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने फेरम मेटालिकम दिया, आपने उसे रिपीट किया, डोज को चेंज नहीं किया, अनचेंज डोज रिपीट किया, तो आपके वाइटल फोर्स ने एक रेजिस्टेंस दिया। उस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? फेरम मेटालिकम के जो खुद के, क्योंकि हम जानते हैं होम्योपैथी में क्या होता है कि जो मेडिसिन है उसके अंदर जो भी सारे सिम्टम्स हैं, मतलब जितने भी हम सिम्टम्स पढ़ते हैं वो सबको वो क्योर करती है। मतलब एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर और एक नेचुरल डिजीज को भगाती है। दैट मीन्स उसके अंदर वो क्षमता है कि जिस डिजीज को वो क्योर कर रही है, जिन सिम्टम्स को वो क्योर कर रही है, वही सारे सिम्टम्स को वो बॉडी में लेकर आ सकती है। तो यहाँ पे विदाउट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अदर सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन टू मैनिफेस्ट देमसेल्फ देन दोज सिमिलर टू द डिजीज टू बी क्योर्ड। बिना वो ऐसा नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस का मतलब यही है
कि फेरम मेटालिकम बाकी सिम्टम्स लेकर आएगी, जो डिजीज से मैच कर रहे हैं वो सिम्टम्स को तो ठीक करना ही है, वो सिम्टम्स के अलावा और सिम्टम्स भी बॉडी में आपको देखने मिलेंगी। ये इसका मतलब है। दैट मीन्स फेरम मेटालिकम के अगर 4 सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो वो 4 सिम्टम्स जो डिजीज में हैं उनको तो वो ठीक करेगी, लेकिन बाकी सिम्टम्स भी लेकर आएगी फेरम मेटालिकम वाले। ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हुए बिना वो बॉडी पर उसको काम नहीं करने देगी, बिकॉज द फॉर्मर डोज हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश द एक्सपेक्टेड चेंज इन द वाइटल प्रिंसिपल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपने पहले जो डोज दी थी उसने ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स पर अपना काम कर दिया था, और उनके अगेंस्ट जो एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करना था वो कर दिया था। And the second dynamically wholly similar unchanged dose of the same medicine no longer finds, और जो आपने सेकेंड टाइम दिया डायनामिक एक बिल्कुल सिमिलर, आपने अनचेंज डोज दिया सेम मेडिसिन का, उसको कुछ मिलता ही नहीं है, किस पर एक्ट करेगी? आई गेटिंग माय पॉइंट? जब सभी पर फर्स्ट डोज ने काम कर दिया है तो सेकेंड डोज सेम रेमेडी अनचेंज्ड डोज है, सेम रेमेडी है, वो वाइटल प्रिंसिपल पर किस पे जाकर काम करेगी? देयरफॉर द सेम कंडीशंस ऑफ द वाइटल फोर्स। तो वही वाइटल फोर्स का ये कंडीशन हो जाता है। देयरफॉर सॉरी द पेशेंट में इंडीड बी मेड सिक इन अनदर वे बाय रिसीविंग अदर सच अनचेंज्ड डोजेस। तो जो नए सिम्टम आ जा रहे हैं वो क्या है? वो जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं फेरम मेटालिकम के, वो बेसिकली पेशेंट को सिक ही कर रहे हैं ना, उसकी सिकनेस को बढ़ा रहे हैं, नन अदर वे, इवन सिकर देन ही वाज। जितना वो बीमार था उससे और ज्यादा बीमार कर सकते हैं। फॉर नाउ ओनली दोज सिम्टम्स ऑफ द गिवन रेमेडी रिमेन एक्टिव which were not homeopathic to the original. For now only those symptoms of the given remedy remain active which were not homeopathic to the original disease. Hence no step towards cure can follow, only a true aggravation of the condition of the patient. यहाँ डॉक्टर हैनेमन कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? एक एग्रेवेशन हो रहा है, वर्सनिंग हो रहा है सिम्टम्स का, और होम्योपैथिकली ये चीज काम नहीं कर रही, होम्योपैथी यहाँ काम नहीं कर रही है, एग्रेवेशन हो रहा है कंडीशन का। बट इफ द सक्सीडिंग डोज इज चेंज्ड स्लाइटली एवरी टाइम, लेकिन हर बार आप जो नई डोज दे रहे हैं उसे थोड़ा बहुत आप बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, नेमली पोटेंटाइज्ड समवॉट हायर, मतलब कि हायर पोटेंटाइज कर दें, जैसे कि हम 269 270 फॉर्गजम्स में आगे करेंगे, तो वाइटल प्रिंसिपल को कोई डिफिकल्टी नहीं होती उस सेम मेडिसिन को लेने के लिए, और इसलिए क्योर जो है वो और थोड़ा नजदीक आ जाता है। दैट मीन्स आप क्योर के थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं। अब क्योर ब्रॉट नियरर का क्या मतलब है? वी ऑट नॉट इवन विद बेस्ट चोजन होम्योपैथिक मेडिसिन, फॉर इंस्टेंस one pellet of the same potency that was beneficial at first, we ought not even with the best chosen homeopathic medicine. Best chosen homeopathic medicine है आपके पास, मान लीजिए एक पैलेट सेम पोटेंसी का, सेम पोटेंसी इन द सेंस वी टेक 6C पोटेंसी का एक पैलेट आपने लिया, दैट वाज बेनिफिशियल एट फर्स्ट। आपने जब पहली बार दिया वो बेनिफिशियल था। टू लेट द पेशेंट हैव अ सेकंड और थर्ड डोज टेकन ड्राई, अब सेकेंड और थर्ड डोज आप जो दे रहे हैं वो ड्राई है। इन द सेम वे इफ द मेडिसिन वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द फर्स्ट डोज प्रूव्ड बेनिफिशियल, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने मेडिसिन को पहली बार डिसॉल्व किया पानी के अंदर, तो फर्स्ट डोज जो आपने दिया है वो बेनिफिशियल रहेगा, उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकेंड और थर्ड एंड इवन स्मॉलर डोज फ्रॉम द बॉटल स्टैंडिंग अनडिस्टर्ब, अब सेकेंड और थर्ड जो आप दे रहे हैं या आगे भी और जो स्मॉलर डोजेस दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? फ्रॉम द बॉटल स्टैंडिंग अनडिस्टर्ब, बॉटल जो थी बिल्कुल अनडिस्टर्ब खड़ी थी उसमें से, इवन इन इंटरवल ऑफ फ्यू डेज, चाहे आप उसे कुछ दिनों के इंटरवल में दें, वुड प्रूव नो लॉन्गर बेनिफिशियल, उसका कोई बेनिफिट नहीं नजर आएगा। इवन दो जो ओरिजिनल प्रिपरेशन है उसको आपने पोटेंटाइज किया विथ 10 succussion, or as I just suggested later with but 2 succussion
in order to obviate this disadvantage and this according to above reason. तो इवन दो जो ओरिजिनल प्रिपरेशन है आपके पास मेडिसिन की, उसको आप पोटेंटाइज करें, 10 सक्शन दे रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में सक्शन कैसे दिए जाते हैं, या फिर इवन 2 सक्शन दे रहे हैं इस डिसएडवांटेज से दूर हटने के लिए, बट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एवरी डोज एंड इट्स डायनामाइजेशन डिग्री, इस ऐसे मॉडिफिकेशन करने से आपने जो डायनामाइजेशन है उसकी डिग्री को थोड़ा मॉडिफाई अगर कर दिया, थोड़ा बदल दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, एज आई हैव विद टीच, जैसे कि डॉक्टर हाइनमैन ने बताया, देयर एग्जिस्ट नो ऑफेंस, इसमें कोई गलती नहीं है, इवन इफ द डोजेस बी रिपीटेड मोर फ्रीक्वेंटली, चाहे आप डोजेस को और फ्रीक्वेंटली रिपीट कर लीजिए, इवन इफ द मेडिसिन बी एवर सो हाईली पोटेंटाइज्ड विद एवर सो मेनी सक्शन, चाहे आप उस सेम मेडिसिन को कितने सक्शन दे देकर उसकी पोटेंसी को डायनामाइज और चेंज करते जा रहे हैं. It almost seems as if the best selected homeopathic remedy could best extract the morbid disorder from the vital force. ये कैसा लगता है? ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी आपने ली है और उसके अंदर से वाइटल फोर्स पे काम करने के लिए जो बेस्ट सिम्टम्स है वो आप निकाल रहे हैं, ताकि मॉर्बिड कैरेक्टर पर, दैट मीन्स अबनॉर्मल कैरेक्टर पर, दैट मीन्स डिजीज्ड सिम्टम्स पर वो जाकर काम कर सके. एंड इन क्रॉनिक डिजीजेस टू एक्सटिंग्विश द सेम ओनली इफ अप्लाइड इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स. और in chronic diseases to extinguish the same only if applied in several different forms. और chronic diseases में उसको तभी भगा सकते हैं जब आप सेम को ही different forms में अप्लाई करेंगे. तो हमने आज इस वीडियो में या इस एफॉगिज्म में ये समझा बेसिकली कि अगर आप सेम मेडिसिन की अनचेंज्ड डोज ही रिपीट करते हैं तो वाइटल फोर्स उसको रोकता है, रेजिस्टेंस देता है. उस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? पुराने सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स नए आ जाएंगे जो पेशेंट को थोड़ा सा और बीमार कर देंगे, तो हम क्योर से थोड़े दूर हो जाते हैं. इसकी जगह इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप उसी रेमेडी के डोज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, बदलाव लेकर आए, चाहे सक्शन दें 10 या इवन 2, थोड़ा सा भी चेंज करने से वाइटल फोर्स उसी सेम मेडिसिन को, लगभग सेम डोज को एक्सेप्ट करने लग जाता है और आप क्योर के थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं. पूरा एक बार एफॉगिज्म फिर से रीड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, ज़रूर पूछिए, एंड आई एम देयर टू आंसर योर queries. Please like, share and subscribe to the video as you always do and share your blessing. I'll try to post the videos now onwards back to back. बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आप कौन कौन से कॉलेजेस से हैं, आपके एग्ज़ाम कब हैं और आपको कौन कौन से एफॉगिज्म्स चाहिए जिनमें आपको डिफ़िकल्टी है. सो मेरे लिए थोड़ी आसानी रहेगी आप सबके लिए वो एफॉगिज्म्स लेकर आने में. Thank you so much. Stay tuned. Stay blessed.